Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of the Inside Scoop. आपका only show in Pakistan for stocks, finance, the economy and financial literacy. पाकिस्तान में financial literacy ना होने के बराबर है. This so-called lack is due to the incompetence of our educational institutions और हमारी state institutions जिनका काम है to educate and raise awareness. लेकिन हम किसी पे उंगलियां नहीं उठाने के लिए आए और हम ना कंप्लेन करने आए हैं, हम करने वाले लोगों में से हैं. तो एसेंशली फाइनेंशियल लिटरेसी के 7 मेन पार्ट्स हैं. नंबर 1 इज़ बजटिंग एंड मनी मैनेजमेंट. नंबर 2 इज़ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. नंबर 3 डेट मैनेजमेंट. Number 4, banking and financial products. Number 5, inflation or purchasing power. Number 6, tax. Number 7, financial planning. आज के शो में हम पहले 2 टॉपिक्स कवर करेंगे. पहला है बजटिंग एंड मनी मैनेजमेंट. ये एक प्रोसेस है ऑफ ट्रैकिंग आपकी जो इनकम होती है और आपके एक्सपेंसेस. पहला स्टेप है कि आप अपनी इनकम रिकॉर्ड करें, नोट डाउन करें कि एक महीने में आप कितना टोटल कमाते हैं. फिर ये भी रिकॉर्ड करें कि आपके ख़र्चे उस महीने में क्या क्या हैं. एक दफ़ा आपने ये नोट कर लिए हैं, आप लिमिट्स बनाएं अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, जैसे कि रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, जिसको आप बजटिंग कहते हैं. वंस यू हैव मेड योर बजट, आपके लिए अनलाइकली होगा कि आप उसको क्रॉस करेंगे या ओवर स्पेंड करेंगे या फिर यूजलेस चीज़ों पे खर्च करेंगे. इसी के साथ साथ आप प्रायोरिटी दें चीज़ों को. नीड्स ओवर वांट्स. काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वांट्स होती हैं लेकिन आपकी नीड्स नहीं होती. रेंट, खाना पीना, राशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी नीड्स में आती हैं. रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, ऑर्डर करना एंड बाकी चीज़ें जो हमारी वांट्स होती हैं वो होती हैं लग्जरीज़. और आखिरी में हमारे पास होता है इमरजेंसी फ़ंड. उसके लिए कीप सम मनी साइड पे, जो आपके मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, हॉस्पिटल के ट्रिप्स, रैंडम ट्रैवल, थिंग्स लाइक दिस. दैट इज़ फॉर योर इमरजेंसी फ़ंड. दूसरा पार्ट फाइनेंशियल लिटरेसी का होता है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. सेविंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी का एंड वेल्थ जनरेट करने का. लेकिन सेविंग अकेला आपको वेल्दी नहीं बनाएगा. सेविंग आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पैसे को एक सिक्योर जगह में, जैसे कि बैंक अकाउंट में रख सकते हैं या घर पे रख सकते हैं. लेकिन एक दफ़ा आपकी कुछ सेविंग्स हों फिर आपको वो पैसा एसेट्स में डालना पड़ेगा. ये समझने की कोशिश करें, आपका पैसा ओवर टाइम डीवैल्यू हो जाता है. इवन अगर आपने डॉलर्स रखे हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन पैसे को खा जाती है. एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी सेविंग्स यूज़ करता है और एसेट्स ख़रीदता है एंड वो एसेट्स ओवर टाइम वैल्यू में इंक्रीज़ करते हैं और ग्रो करते हैं. पाकिस्तान की आवाम के लिए एसेट सिर्फ गोल्ड, डॉलर ख़रीदना है या फिर प्लॉट ख़रीदना है. फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉलर ख़रीद के रखना इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. ना सिर्फ आप अपने मुल्क को हार्म कर रहे हैं बाय होल्डिंग डॉलर्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी और पूरे मुल्क के लिए बहुत हार्मफुल है. दूसरा, एक करेंसी को करेंसी के लिए एक्सचेंज करना इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि करेंसीज आर वायबल टू इन्फ्लेशन. दूसरी बात यह है कि रियल एस्टेट, गोल्ड और करेंसी के अलावा दुनिया के सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एसेट इज़ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट. इफ़ वी कुड सी द फर्स्ट चार्ट, यहाँ वी हैव अ चार्ट दैट शोज़ यू ओवर टाइम अलग अलग एसेट क्लासेस. यहाँ आपके पास USD है, टी बिल्स हैं, PIBs हैं, गोल्ड है, एक्विटी है. एक्विटी इज़ आपकी स्टॉक मार्केट. दिस इज़ स्पेसिफिकली आपकी KSE 100 का इंडेक्स और ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद है. तो जितने लोग कहते हैं कि दिस इज़ जनवरी 2001, जनवरी 2005, बहुत लोगों ने कहा है कि नहीं ओवरऑल गोल्ड आउट परफॉर्म्स. वेयर दिस चार्ट शोज यू कि गोल्ड कहाँ आउट परफॉर्म करता है. गोल्ड इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. गोल्ड वो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आज मेरे हाथ में इतना गोल्ड है, इस गोल्ड से मैं ये गाड़ी खरीद सकती हूँ. 10 साल बाद भी उस गोल्ड से मैं 3 गाड़ियाँ नहीं खरीद पाऊँगी.
चाहे गाड़ी की प्राइस जहाँ चली गई हो और गोल्ड की प्राइस उसके साथ ऊपर चली गई हो, बिकॉज गोल्ड सिर्फ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हैज है। मुझे फिर भी चाहे उस गाड़ी की प्राइस ट्रिपल क्यों ना हो गई हो और गोल्ड की भी प्राइस ट्रिपल क्यों ना हो गई हो, मुझे वो एक ही गाड़ी मिलेगी। अंडरस्टैंड वैल्यू रिटेंशन और वेल्थ जनरेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। श्योर, अगर आप कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसे कमा लिए हैं और मुझे और कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है और बस अब मुझे इस पैसे की वैल्यू रिटेन करनी है, ग्रेट, गोल्ड इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी। जो आप कहते हैं कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं और हम अब अफोर्ड नहीं कर पाते, ये मसला आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने गोल्ड रखा हुआ है। अनदर थिंग, गोल्ड इज़ इलिक्विड। गोल्ड को बेचना ख़रीदना थोड़ा मुश्किल होता है, इट्स अ प्रोसेस। तो यू वांट लिक्विडिटी, बिकॉज स्पेशली बुरे हालात पूछ के नहीं आते, कभी कभार इमरजेंसी में आपको फंड्स चाहिए होते हैं। यू वांट हाई लिक्विडिटी विच मीन्स के ईजी एंट्री ईजी एग्जिट। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये बहुत हाईली लिक्विड मार्केट्स हैं। सो ओवर हेयर वी कैन सी माई फेवरेट लव ऑफ माई लाइफ KSE 100 ने आउट, गाइज पुट द चार्ट बैक, put the chart back, thank you. KSE 100 has outperformed gold, PIBs, T-bills और USD पे तो मुझसे कोई ना बात करे। Currency for currency makes zero sense to me. Okay, now we'll come to the Fippy Lippy. कल क्या हुआ हमारी मार्केट में? We were going strong and then started coming down. तो yesterday overall we have, who do we have as net sellers? Individuals ने कल net selling की है, राइट ओवर हेयर। आपके म्यूचुअल फंड्स ने कल नेट बाइंग की है $1 million की। फॉरेन उसमें नॉट मच इज़ हैपनिंग। कंपनीज़ ने $3.5 लाख की ख़रीदारी की है। बैंक्स और DFIs ने $1.25 million की बाइंग की है नेट, एंड आपके ब्रोकर्स ने भी $7.5 लाख की बाइंग की है। इंश्योरेंस ने कल $1 million की सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा काम कल हुआ है आपके पावर सेक्टर में। सो दीज आर ग्रेट थिंग्स जिनसे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन से सेक्टर्स किस सिक्लिकली किस वक्त चल रहे होते हैं ज़्यादा, हु इज़ डूइंग वेल। अभी हमारा रिजल्ट सीजन भी है। इवन टुडे वी हैड सम रियली बिग रिजल्ट्स दैट केम इन। वी हैड थल, सिमेट्री एंड अ फ्यू अदर्स बिग ग्रुप्स जिनके रिजल्ट्स आए हैं। कीप एन आई फॉर दोज थिंग्स। ये आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे PSX की वेबसाइट पे, वहाँ गो टू अनाउंसमेंट्स एंड वहाँ आपको नज़र आएंगे। यू वांट टू स्पेशली लुक फॉर कंपनीज जो KSE 100 इंडेक्स में शामिल हैं। वैसे तो हमारी स्टॉक मार्केट में 650 कंपनीज, उन सब पे नज़र रखना तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, बट द KSE 100 which is a really great index, Karachi Stock Exchange top 100 companies index, is a really great place to look. So you guys know I love the Fippy Lippy. Let's come to the rest of our news. तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स होते हैं ओनरशिप सर्टिफिकेट्स, और ये आप ऑनलाइन SCCP रजिस्टर्ड ब्रोकरेज या AMC के थ्रू खरीद सकते हैं। जब आप एक कंपनी के हिस्सेदार बन गए, मतलब आप एक शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, देन जब वो कंपनी विद टाइम ग्रो करती है आप पैसे कमाते हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान ओवर द लास्ट डेकेड, अगर आप कंपेयर करते हैं अलग अलग एसेट क्लासेस में, द रेट ऑफ गिवन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एस्ट्रोनॉमिकल रहा है कंपेयर टू बाकी एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड, डॉलर, हमने अभी जो बात की है सारी, राइट, और इवन इंटरेस्ट जो बैंक्स में रखा हुआ होता है। देखिए, पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और कंपनीज़ यहाँ स्टॉक मार्केट में बहुत डिस्काउंटेड चल रही हैं, मगर मतलब कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू ₹100 है तो वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर तकरीबन ₹30 पे ट्रेड हो रही है। देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ गिवन हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन इंशाल्लाह स्टेबल रहे, विच इट विल इंशाल्लाह, क्योंकि करंट गवर्नमेंट अपना सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रही है टू मेक दिस पॉसिबल, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। पिछले 2 साल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गए हैं। सो ये था आज का छोटा सा लेसन ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। रिमेंबर, बड़ी मुश्किलों से हम पैसे कमाते हैं। सेव इट, इन्वेस्ट करें इन एसेट्स। इन्वेस्टें, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करना इज़ एज इम्पॉर्टेंट एंड एज नेसेसरी जितना पैसे कमाना होता है। मनी बैंक में पड़ा हुआ इन्फ्लेशन खा जाएगा। एंड एज ऑलवेज एसेट्स खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि यही एसेट्स हैं जो आपके पैसे से पैसा बनाएंगे और इन्फ्लेशन को बीट करेंगे ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम्स। अब हम चलते हैं टूवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ आवर शो, जो है इकोनॉमिक एंड मार्केट न्यूज़। मैंने बात की है अबाउट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कंसोलिडेटिंग,
मतलब कि रेंज बाउंड हुई भी है. मार्केट का रेंज बाउंड होना इज़ ड्यू टू अ लैक ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर. देयर इज़ दिस वन न्यूज़ जो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है पोटेंशियली इन द मार्केट, वो है IMF. उसकी टीम ने फाइनली पाकिस्तान को विज़िट करना है नेक्स्ट वीक. फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि पहला रिव्यू $7 बिलियन EEF प्रोग्राम ड्यू है मार्च में. पाकिस्तान ने $7 बिलियन EEF लास्ट समर सिक्योर किया था एंड एवर सिंस देन गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो चुकी है. गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया है. हाउएवर गवर्नमेंट का फोकस ये होना चाहिए एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ. IMF की टीम पाकिस्तान का 2 हफ्ते के लिए विज़िट करेगी, जिसमें वो ये रिव्यू करेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स और दूसरी बाकी पॉलिसीज़. ये वही रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ हैं जो मैंने आपसे पिछले शो में जिक्र किया था, जो हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. अगर रिव्यू इंशाल्लाह सक्सेसफुल होता है, पहला $1 बिलियन का ट्रांच रिलीज़ होता है, तो स्टॉक मार्केट कैन कंटिन्यू इट्स बुलिश ट्रजेक्ट्री जो हमने पिछले 8 महीने में देखी थी. टॉकिंग अबाउट द मार्केट, लेट्स मूव ऑन to our next news, which is के the Crown Prince of Abu Dhabi वो विज़िट कर रहे होंगे पाकिस्तान को 27 फरवरी को, एंड वो एक हाई लेवल डेलीगेशन ला रहे होंगे टू इंगेज इन वाइड रेंजिंग इंटरेक्शंस विद पाकिस्तान, ताकि इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्रमोट हो दोनों मुल्कों में. ये विज़िट इंशाल्लाह नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा फॉर जॉइंट वेंचर्स और इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा. सो लेट्स लुक एट द टेक्निकल चार्ट ऑफ आवर स्टॉक मार्केट. सो वी आर करेंटली, जिस तरह हमने कहा था, वी वर इन कंसोलिडेशन. हमने यहाँ फेयर वैल्यू गैप देखा था. फेयर वैल्यू गैप इज़ अ सडन जंप बिटवीन 2 कैंडलस्टिक्स ओवर अ रिलेटिवली कंसिस्टेंट टाइम फ्रेम. तो जब फेयर वैल्यू गैप होता है, जैसे जनरल रूल हमेशा नहीं होता, मोस्टली फेयर वैल्यू गैप्स आर ऑलवेज फिल्ड. यहाँ हम देख सकते हैं द मार्केट केम बैक डाउन टू फिल द गैप. अभी वी आर कंसोलिडेटिंग, वी आर ऑन द 4-hour चार्ट आई बिलीव. ये हर 4 घंटे की कैंडल्स हैं. लुक, आई वॉन्ट यू गाइज टू, आप लोग सर्च करें कैंडल स्टिक फॉर्मेशंस को, अंडरस्टैंड डिफरेंट कैंडल्स, उनके मतलब क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं. सम ऑफ देम आर समटाइम्स सिग्नल्स कि मार्केट किस तरफ जा सकती है. लुक इनटू दैट, चार्टिंग पैटर्न्स देखें. अभी हमारा अगेन बिकॉज ऑफ दिस सडन जंप, मुझे जो लगता है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक बहुत एक्साइटेड पॉइंट पे बैठे हुए हैं एंड देयर वेटिंग फॉर अ ट्रिगर. उनको बस बहाना चाहिए कुछ खरीदने के लिए. शायद हाई वेटेड स्टॉक इन द इंडेक्स, उसका कोई अच्छा रिजल्ट आए, मे बी दैट कुड थ्रो अस इनटू अ कंटिन्यूएशन ऑफ द बुलिश ट्रैजेक्टरी, या शायद IMF का रिव्यू, बट मे बी अनदर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल प्रूव करे. बट किसी ना किसी तरह का ट्रिगर चाहिए होगा. जब तक फंडामेंटली समथिंग डजंट हैपन, इट्स अनलाइकली कि आपकी स्टॉक मार्केट अपनी रेंज जो उसने बनाई हुई है बिटवीन 106,000 पॉइंट्स एंड 118,000 पॉइंट्स वो ब्रेक करेगी. तब तक we're consolidating और प्रॉफिट टेकिंग, we're investing at the right time. मेरी तो पर्सनली लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, तो आई डोंट इवन लुक एट दैम बिकॉज मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ. आई कांट टेक द डेली स्ट्रेस ऑफ डे ट्रेडिंग, ना मुझे लगता है कि दैट्स फ्रूटफुल. मैं इन कंपनीज में बिलीव करती हूँ. आई ट्राई टू स्पॉट गुड कंपनीज एंड देन आई एम इन फॉर द लॉन्ग हॉल, 10, 15, 20, 25 years, however long it would be. तो हमारे साथ रहिएगा. We will be right back after a very short break. After the break हमारे साथ एक गेस्ट होंगे, जिस तरह हम रोज़ आपके साथ किसी ना किसी से बात करते हैं, पूछताछ करते हैं, so we can get the most influential people to give the best possible information to you guys. So I'll see you right back after a very short break. Stay with us. This is the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome to the Inside Scoop. Break पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि we have someone very special once again with us on the show today. हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, he is the managing director and CEO of a leading brokerage firm in Pakistan. We welcome Mr. Ehsan Mehanti. Thank you so much for being with us. Thank you.
So I wanted to ask first of all कि हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं पाकिस्तान में उनमें बहुत डीप रूट करप्शन है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इनएफिशिएंसी है. आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन से हमारी इकोनॉमी पे कोई अच्छा फ़र्क पड़ेगा या फिर इट्स जस्ट अनदर वे टू इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर? देखिए, आई थिंक कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो नीड ऑफ द आवर है, और उसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो लॉस मेकिंग रिसोर्सेज हैं, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एंड देन दे आर नॉट मेकिंग मनी, आई थिंक कि अगर उसको गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ कर देती है तो उसमें जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट की वो सही डायरेक्शन के अंदर लग सकती हैं. यानी कि जो बजटरी एलोकेशन है वो सर्टनली उसका डायरेक्शन जो है वो एजुकेशन की तरफ आ सकता है, हेल्थ की तरफ आ सकता है. इस वक्त ये है कि वो लॉस्ट रिसोर्सेज हैं, और इस वक्त जो हमें IMF यानी कि हमारा जो लेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है हमसे कि फॉर एग्जांपल उसको नज़र आता है कि हमें लॉसेस जो हैं वो जो हमारे सिटीजन्स हैं उन पर वो लॉसेस जो है वो नहीं जो खर्च हो रहे हैं, उसका डायरेक्शन जो है वो रॉन्ग तरफ जा रहा है. तो आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है, वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे तरीके से मैनेज करता है, और आई थिंक इन लॉसेस को जो है वो कम कर सकता है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो सर, हमारे ना पाकिस्तान में बहुत अरसे से रियल इस्टेट इज़ आवर फेवरेट एसेट क्लास, राइट? तो शादी पे भी प्लॉट दे रहे होते हैं, सब बोलते हैं कि हाँ दादा के पास इतने प्लॉट हैं, बाबा के पास इतने प्लॉट हैं. हाउ डू यू कंपेयर आपकी एक्विटी वर्सेस रियल इस्टेट एज एसेट क्लासेस? देखिए, आई थिंक एसेट क्लासेस इस वक्त हम देख रहे हैं कि जैसे गोल्ड भी एक एसेट क्लास है जो कि आउट परफॉर्म किया, और हमने देखा कि $450 जो पर आउंस का रेट था इंटरनेशनल, वो इस वक्त जो है $3000 को क्रॉस कर रहा है. तो आई थिंक कि ये गोल्ड भी एक ज़बरदस्त एसेट है. रियल स्टेट बट गोल्ड इज जस्ट अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. इट्स नॉट रियली, यू आर नॉट बाइंग समथिंग दैट हैज यूटिलिटी. इट्स समथिंग दैट जस्ट रिटेन्स मोस्टली द वैल्यू. Absolutely, but if the prices increase and that certainly आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि इन्फ्लेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट certainly जो है वो अगर हम देखें तो रियल स्टेट हो गया या गोल्ड हो गया या इक्विटी हो गया, आई थिंक कि इसको हमने इन द पास्ट भी देखा है कि ये एक अच्छा रिजॉल्व है फॉर इन्वेस्टमेंट. तो हमने जो एनालिसिस दी है वो, जैसे फॉर एग्जांपल 84% इक्विटी रिटर्न था स्टॉक मार्केट का लास्ट ईयर, तो 84% इन्फ्लेशन नहीं थी, इन्फ्लेशन अराउंड 38% तक गई थी हाईएस्ट साइड पर. तो इन्फ्लेशन का हेज, यू आर राइट कि वो होता है, लेकिन जाहिर है बियॉन्ड दैट वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी प्रोवाइड करता है. तो आई थिंक ये जो तीनों एसेट क्लास हैं जिसके अंदर हम रियल स्टेट भी लेते हैं, इक्विटी लेते हैं या फिर हम गोल्ड लेते हैं, तो आई थिंक इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को बीट करता है. हमने देखा है हिस्टोरिकली इन्होंने बीट किया है. इसके अलावा बॉन्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वो भी एक रिटर्न देते हैं, लेकिन वो यूजुअली जो आपकी बात है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं. यूजुअली उस बॉन्ड का जो फोकस होता है वो इन्फ्लेशन को बीट करना होता है. लेकिन ये जो तीन एसेट क्लास है जो हमने अभी डिस्कस किए, जिसमें इक्विटीज होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आई थिंक अगर वो राइट डायरेक्शन में हम म्यूचुअल फंड्स को खरीदें तो जाहिर है उनका रिटर्न जो है बेहतर होता है इन्फ्लेशन से. तो अगर हम बॉन्ड्स की तरफ जाएं तो जाहिर है वो फिर इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, वो एक्सेसिव रिटर्न हमें प्रोवाइड नहीं करते. गाइस, could I have the chart, the gold KSE chart over here? मैं सर से इसके बारे में पूछना चाहती हूँ थोड़ा सा. If you could just show it real quick. तो essentially I have a chart that I took out जो inflation adjusted है. It compares the returns of PIBs, even USD, because हम पाकिस्तानियों की favorite चीज़ है कि वो currency के लिए currency खरीद के बैठ जाते हैं. Guys, thank you. So this is an inflation adjusted chart जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी इसके बारे में. And over here gold is this orange line over here. So equity beat it. KSE 100 for the win. जी, ऑफ कोर्स इफ यू टेक इन अ ईयर तो इक्विटी जो मार्केट है उसका रिटर्न 84% हुआ, बट दिस ईयर अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम जनवरी टू डेट जो है वो इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, और उसकी वजह ये कुछ ट्रम्प के एक्शंस हैं जो कि ये टैरिफ्स पूरी दुनिया में लगा रहे हैं, तो इक्विटी मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा रैटल कर रही हैं. तो अनफॉर्चुनेटली जो है जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उसका भी इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे पड़ता है, जिसकी वजह से इस वक्त प्रेशर है मार्केट में. बट यू आर राइट कि लास्ट ईयर 84% जो रिटर्न था मार्केट का फिनोमिनल था और अनप्रेसिडेंटेड था. आई थिंक कि उसका मेजर रीजन ये था कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% था, उसको कम करके गवर्नमेंट ने 12% कर दिया. तो आई थिंक कि उसमें सर्टनली जो है इक्विटी मार्केट पे फोकस बढ़ गया और बॉन्ड मार्केट से पैसे निकले. तो आई थिंक कि जो हमारा डायरेक्शन है वो ये है कि अब गोइंग फॉरवर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रिटर्न गोल्ड की तरफ इसलिए जाएगा कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ चुका है, जो ट्रेड वॉर्स पूरी दुनिया में चल रही हैं उसमें गोल्ड का एक बेहतर रिटर्न हमें नजर आ रहा है. और रियल स्टेट भी प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं, चूंकि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कम हो गए.
जो 22% से 12% पर आ चुके हैं। See, so this is my issue with investment in Pakistan, right? हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखते ही नहीं है, हम हमेशा एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कि इस साल में इसने ये रिटर्न दिया। सैडली हम मार्केट्स को टाइम नहीं कर सकते। दी ओनली मार्केट दैट यू कैन टाइम इज़ लाइक आपकी फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, क्योंकि वो साल की यील्ड्स निकलती हैं, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। आप इन्फ्लेशन को देख के, इंटरेस्ट रेट को देख के यू कैन कंपेयर उस तरीके से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये गोल्ड तो खैर आई डोंट इवन काउंट, आई थिंक इट्स अ टेरेबल इन्वेस्टमेंट क्योंकि इट्स जस्ट अ हेज। रियल एस्टेट और इक्विटी की जहाँ तक बात है, इक्विटी इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमेशा जब भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स they tell you about equity, वो कहते हैं आप मिनिमम 3 से 5 साल एक साइकिल तो गुजारें। तो trying to time the market कि मैं बुलिश साइकिल की शुरू में एंटर करूँगा या करूँगी and then I'll exit at the peak, that's difficult, which is why I tell people your best bet is to slowly जिस तरह इंडिया में होता है कि ऐसी SIPs के through they've given different systematic investment plans and उसके through everyone knows exactly what they're getting out of it, they know what kind of commitments they're making, उनको रिस्क के बारे में बताया जाता है and they're told कि देखें equity is long term because you can't time equity markets। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। पिछले साल जब हमारी मार्केट इतनी राइज हुई थी, हर 7,000 पॉइंट्स के बाद कोई ना कोई एनालिस्ट आके बोलता अभी क्रैश हुआ और वो मार्केट डबल हो गई, राइट? सो इट्स बेस्ट टू स्टे इन्वेस्टेड बिकॉज आपको मार्केट पूछ के नहीं ऊपर जाती। देखिए यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट सर्टनली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मार्केट की जो टाइमिंग है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दैट, बट सर्टनली हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अब इन्फ्लेशन जो है वो 2% के करीब जो है आने वाली और बेहतर होगी, 2.2 पर आएगी, बट 2.4% आ गई और जाहिर ये मैक्सिमम हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा जो है वो कम नहीं हो रहे। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ये है कि कैपिटल मार्केट की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर जो 84% थी, वो प्रोजेक्टेड है कि वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो लास्ट ईयर की थी, क्योंकि जाहिर है अब 12% से 2% करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा ऐसे सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे रुपी इंस्टेबिलिटी है। तो आई थिंक कि जो इंटरेस्ट रेट जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, मैक्सिमम 100 बेसिस पॉइंट या 1% और कम हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ये बात जो है जो मार्केट की तेज़ी की थी वो काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई है अनटिल के कुछ ट्रिगर्स नज़र आए। तो आई थिंक कि प्रोजेक्शंस का भी इसमें एक मेजर रोल है। प्रोजेक्शंस इस वक्त जो है मार्केट्स की मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं, बट जाहिर वो इतनी पॉजिटिव नहीं है कि वो 84% इस साल जो है फॉर एग्जाम्पल I mean, even अगर हम 30-40% दे दें, I'm pretty happy with that। जी, यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल कि ये 30-40% देते, बट जनरली प्रोजेक्शन अराउंड 20% है। तो आई थिंक कि इस वक्त मार्केट जो है इसी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर में है कि अब इंटरेस्ट रेट इतने कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, बट इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, जिस तरह रियल एस्टेट में हो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो आई थिंक कि उसके अंदर हमने देखा कि जिस तरह गोल्ड $450 से $3,000 की तरफ गया, यानी कि पर तोला अगर 40,000 का था तो 3 लाख का हो गया। तो पॉइंट ये कि ये 10 साल में हुआ और इसी तरह से रियल एस्टेट प्राइसेस भी जाहिर है अगर एक प्रॉपर लोकेशन हो तो वो भी इसी तरह का डायरेक्शन लेती हैं। बट यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो है वो मार्केट को इस तरीके से जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये मार्केट किस टाइम पर बढ़ेगी, बट जाहिर प्रोजेक्शंस ओवर इंटरेस्ट रेट जो है कम से कम एक डायरेक्शन देती हैं। इस वक्त इंटरेस्ट रेट हमें इतना कम होते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि जो कैपिटल मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली जो है वो कामली 20% तक रिटर्न दे सकती है इस साल। सो सर, अगर मैं आपको एक चॉइस दूं कि आप अब अपनी रेस्ट ऑफ योर लाइफ के लिए सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं आउट ऑफ गोल्ड, रियल एस्टेट एंड इक्विटी, आप कौन सी चूज़ करेंगे? देखिए सर्टनली ये मैं गोल्ड करूंगा और उसकी एक वजह है कि हमारी अपनी प्रोजेक्शंस $10,000 की हैं अगेंस्ट गोल्ड। और उसकी वजह ये है कि जो गोल्ड का जो डायरेक्शन है वो रिस्क के साथ होता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रेड रिस्क है, ट्रेड वॉर्स हैं, तो वॉर जो है वो एक रिस्क को बढ़ाती है। तो ट्रेड वॉर जो है वो एक रीजन बनेगा कि ये गोल्ड प्राइसेस जो है $10,000। तो यू पर्सनली आर लाइक समवन हु प्रेफर्स लेस रिस्क? नहीं, आई प्रेफर रिस्क बिकॉज आई प्रेफर रिस्क इन द सेंस। तो फिर आप गोल्ड कैसे चूज कर सकते हैं? नहीं, तो यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। आई प्रेफर रिस्क एंड यू माइट नॉट प्रेफर रिस्क। नो, आई एम वेरी हाई रिस्क, तभी तो मैं 100% इक्विटी साइड। एग्जैक्टली तो इक्विटी रिटर्न जो है वो बेहतरीन होता है क्योंकि उसके अंदर रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो कंपैरेटिवली गोल्ड के अंदर भी रिस्क ज्यादा होता है कि अगर ये वॉर्स खत्म हो गई तो सर्टनली गोल्ड प्राइसेस दोबारा से नीचे आएंगी, तो उसमें भी रिस्क एलिमेंट है। लेकिन जाहिर है रियल एस्टेट जो है रिलेटिवली काम, उसकी एप्रिसिएशन होती है और आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी आउट परफॉर्म करता है। तो इफ यू आस्क मी कि वो बेहतरीन एसेट कौन सा है, तो आई विल से कि रिस्क ओरिएंटेड इस वक्त गोल्ड है और गोल्ड जो है वो मेरी प्रेफरेंस है। सेकेंडली रियल एस्टेट एंड थर्ड इज इक्विटी, बिकॉज रियल एस्टेट के अंदर मैं मोर देन 20%
15% रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ और इक्विटी के अंदर मैं अराउंड 20% करता हूँ। तो ज़ाहिर है इसी एंगल के साथ जो है हमारे पास 3 ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। लास्ट इज द बॉन्ड रिटर्न जो कि 12% के इस वक्त दे रहा है। आई थिंक कि ना ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ना ये बहुत ज्यादा कम होते हुए नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड का या जो it will stabilize somewhere around where we currently are. That's the expectation. Exactly. तो कमिंग बैक टू हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो बात हो रही थी, आपको क्या लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कंपनीज लाइक PIA, ठीक है, उनको प्राइवेटाइज कर लिया तो क्या उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी या नए चैलेंजेस आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन? देखिए, ये डिपेंड्स ऑन एंटिटी टू एंटिटी। अगर एक अच्छे डायरेक्शन के अंदर इसको हम चलाएं तो फॉर एग्जांपल जो है वो ये एक इट कैन बी ए प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि एमिरेट्स की आप अर्निंग देखें तो इट्स ए ह्यूज एंटिटी एंड इट्स ए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। तो इट डिपेंड्स रियली ऑन के हु रन्स the new entity. फॉर एग्जांपल PIA अगर हम प्रेजेंट पोजीशन पे लेके जाएं तो वो लॉसेस दे रहा है, और अच्छा अगर उसको अच्छी एक सऊदी एयरलाइन टेक ओवर कर लेती है या एक अच्छी मैनेजमेंट कर लेती है तो इट कैन गिव ट्रेमेंडस प्रॉफिट्स। बट एट द सेम टाइम अगर ये इसको हम किसी तरह रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेल ऑफ या इसको ब्रेक करने की कोशिश करें या लाइसेंसेस के चक्कर में लग जाएं तो आई थिंक इट विल बी अ डिजास्टर एज वेल। तो वी रियली नीड टू सी कि इसकी तरफ आता कौन है, इसको मैनेज कौन करता है, और आई थिंक अगर इसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है तो जाहिर है इसको हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। जिस तरह से हमने UBL को प्राइवेटाइज किया तो उसको या HBL को किया, खान फाउंडेशन ने उसको बाय किया, एंड इट्स ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग, मोर देन 100 बिलियन रुपीस प्रॉफिट जो है वो पर एनम देता है HBL। आप देख लें, अब बीच में चैलेंजेस तो आते हैं, बिल्कुल जाहिर है HBL पे भी कुछ पेनल्टीज लगी थी, US ऑपरेशन उसके बंद हुए थे और इसी तरीके से UBL के भी US ऑपरेशन बंद हुए थे। बट प्राइवेटाइज किया तो ये एंटिटीज जो कि नियर लॉस मेकिंग थी ये इस वक्त प्रॉफिट में ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग, एंड एक शेकर को 50 बिलियन से ज्यादा जो है वो टैक्स देती हैं पर एनम। तो आई थिंक यू रियली नीड टू सी कि मैनेजमेंट कैसी आती है। ऐसी भी एंटिटीज हैं जिनको हमने प्राइवेटाइज किया और दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रिक अगर आप देखें तो उसने कभी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं दिया है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हमने प्राइवेटाइज किया लेकिन उससे सिटीजन्स भी खफा हैं, और फॉर एग्जांपल उसका अगर आप देखें तो उसको शेयर होल्डर भी खफा हैं। तो जाहिर है वी रियली नीड टू सी कि उसको कंपेयर करें तो HBL एंड UBL आउट परफॉर्म। वी रियली नीड टू सी कि PIA को अगर हम प्राइवेटाइज करते हैं तो उसके बाद उसके क्या रिजल्ट आते हैं। उसकी क्लियर डिपेंडेंसी उसकी मैनेजमेंट पर है कि कौन टेक ओवर करता है और किस तरीके से उसको लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे लोग कमोडिटीज और फोरेक्स को ट्रेड करते हैं इलीगली इन पाकिस्तान, राइट? दे बाय USDT, फिर ये उन एक्सचेंजेस पे चले जाएंगे, और एक्चुअली बहुत लोगों को PMAX के बारे में तो पता ही नहीं है। तो हम कैसे अवेयरनेस रेज करें अबाउट PMAX और इसी कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरीके से होती है, एक फिजिकल फॉर्म में होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। इसी तरह से पहले शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो फिजिकल शेयर में होती थी और बुक कीपिंग होती थी। तो अब पूरी 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो अब शेयर मार्केट के अंदर वो बुक कीपिंग हो गई। इसी तरह से गोल्ड भी जो मार्केट है वो मर्केंटाइल एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप गोल्ड जो है वो आप ऑनलाइन जो है परचेज कर लो, और जाहिर है उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लो जिसमें आप 2 या 3% जो है उसकी वैल्यू देते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 आउंस खरीदना है तो वो 9 लाख रुपए का होता है, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो PMAX के अंदर। तो जाहिर है उसमें आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जिसमें आप पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो और उस एक सर्टेन वैल्यू की इन्वेस्टमेंट करके उसके रिटर्न को पूरे रिटर्न को जो है वो पूरी इनकम को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो। या फिर आप गोल्ड जो है वो तोला फॉर्म में खरीदते हो जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को जो है बुक वैल्यू के अंदर, यानी कि उसको बुक टर्म्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड के अंदर। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास गोल्ड के अंदर होते हैं, और आई थिंक कि ये इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है कि एक मर्केंटाइल एक्सचेंज एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है SECP की तरफ से, उसके मेंबर्स हैं, आप उसके मेंबर्स के पास जाकर गोल्ड खरीद सकते हो। अपने 1 लाख रुपया आपने दिया और 1 लाख का गोल्ड खरीद लिया, एक ये ऑप्शन है। और या फिर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जाओगे जहां पर आप 1 लाख का गोल्ड खरीदते हो बट उसके पैसे सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए देते हो। तो ये 2-3 ऑप्शन आपके पास जो है वो अवेलेबल होते हैं मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर, और इसकी अवेयरनेस के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ब्रोकरेज कम्युनिटी जो है इसकी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करे और जाहिर है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को लाए। तो आई थिंक कि इसका जो डायरेक्शन है वो ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मार्केट जो है वो अराउंड 30 और 40% ऑफ पॉपुलेशन इसके साथ एंगेज होती हैं डेवलप्ड
इकोनॉमीज में या डेवलपिंग इकोनॉमीज में, जिसका मिसाल हमारे पास फॉर एग्जांपल इंडिया है, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी है और वहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर मोर देन जो है 6 से 7 करोड़ है। तो आई थिंक कि अगर कंपेयर करें पाकिस्तान में तो इन्वेस्टर जो है 30-40 हज़ार है मर्केंटाइल एक्सचेंज में, और इसकी अवेयरनेस इसी तरीके से हो सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मार्केटिंग करें और इसको जो है वो हर प्लेटफॉर्म के अंदर इसको जो है मीडिया के अंदर इसको लेकर आएँ और ज़ाहिर है सोशल मीडिया के अंदर भी लाकर इस पर डिस्कशन करें। तो स्पीकिंग ऑफ कमोडिटीज़, ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। तो आपको ऑयल प्राइसेस ग्लोबली उनकी मूवमेंट 2025 के लिए किस ट्रैजेक्टरी पे नज़र आ रही हैं और उसका मतलब इन्फ्लेशन और ट्रेड बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए अगेन इसका जो डायरेक्शन है वो रिस्क की तरफ है। अगर आपका रिस्क बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, अगर रिस्क कम होता है तो ऑयल प्राइसेस कम होती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर की वजह से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस के अंदर प्रेशर आ रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जैसे गाजा वॉर चल रही थी या यूक्रेन रशिया वॉर चल रही थी, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ा था। पाकिस्तान का यूजुअली जो इम्पोर्ट बिल होता है वो तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर होता है। आई थिंक कि उसके अंदर हमने देखा कि 10% जो है वो इजाफा हुआ था जब ऑयल प्राइसेस के अंदर, तो उसको उसका इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ा था और जाहिर है हमें 1 to 2 बिलियन डॉलर और ज़्यादा देने पड़ेंगे आने वाले वक्तों में। और हमने देखा कि करंट अकाउंट हमारा जो डेफिसिट आया उसमें मेजर रोल ऑयल की पेमेंट का है। तो जाहिर है हमें इस वक्त तो डेफर्ड पेमेंट की ऑप्शन मिला है सऊदी अरेबिया से, तो वो हमारे कुछ कुछ हेल्प हमें हुई है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहरहाल पड़ेगा और वो पड़ते हुए हमें नजर आता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट होते हैं, फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आता है जो हमारे लेंडर्स को पसंद नहीं है। और आई थिंक कि वो फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी जनरली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ज़ाहिर है रुपये की वैल्यू गिरती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। So I'm quickly going to ask you one last question. Bitcoin और digital assets में ना इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। आपको लगता है कि this poses a threat to commodity markets like gold, silver, crude oil? क्या वहाँ की आवाम चली जाएगी toward digital? देखिए यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जो बिटकॉइन है इट्स सपोज टू बी इलीगल एंड इट कई भी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड से बाय करें या फिर फिजिकली किसी बैंक से पेमेंट करें या कैश करें, वो इलीगल ब्रोकरेजेस होते हैं जिन पर जो है बहुत के साथ जो है रेगुलेटरी एक्शंस भी होते हैं, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसके अगेंस्ट में, और आई थिंक उसके ओनर्स को पनिश भी किया जाता है। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड कि बिटकॉइन पाकिस्तान के अंदर ट्रेड हो, और उसकी वजह ये कि ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। यूजुअली जो है ये बिटकॉइन चलता भी है और नहीं भी चलता है, तो यानी कि जो इसको ट्रेड कराता है वो उसका कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है, और पूरी दुनिया में ये एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है, बट पाकिस्तान में ये 100% right about this. USDT, PKR to USDT is illegal in Pakistan. With that, we are out of time. Thank you so much for being with us, sir. I really appreciate it. आप लोगों से मैं मिलूंगी कल सुबह again 11 a.m. as the stock market will be open. We'll be trading. We'll have another person to talk to about what's going on. कल मिलते हैं 11 a.m. This is the Inside Scoop and I am Mashal Khan.